ये रात सामान्य नहीं थी। आसमान पर बादलों की परतें थीं और पूरा जंगल किसी अनजानी आहट से कांप रहा था। हवा ठहरी हुई थी, लेकिन हर पेड़ की पत्तियां डर के मारे थरथरा रही थीं। एक सूखी झाड़ी के पीछे एक साधु बैठा हुआ था। एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। अब तुझे एक बैल का रूप मिलेगा। ओम। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक रहस्यमयी रंग बिरंगी रोशनी हवा में फैलने लगी। अगले ही क्षण उस परछाई की जगह एक बैल खड़ा था। अब तू एक जादुई बैल है और तेरा अभिशाप ही इस धरती की भलाई बनेगा। अब तेरी नियति में केवल कड़ी मेहनत ही है, क्योंकि जब तक तुझसे कड़ी मेहनत करवाई जाती रहेगी तब तक तेरा जादू कायम रहेगा, क्योंकि तू एक जादुई बैल है। इस घटना के कुछ दिन पहले हरिया अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी वहां बलिया नाम का एक व्यक्ति आ गया जो उसी गांव का था। अरे ओ हरिया! अरे हरिया! अरे भाई हरिया, तुम यहाँ अपने खेत में हल चला रहे हो और वहाँ तुम्हें जमींदार बुरा भला बोल रहा है भाई। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझको बुरा भला क्यों बोल रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने उससे कर्ज लिया था जो कि मैं चुका नहीं पाया। अरे लेकिन इस फसल के कटने के बाद मैं उसका पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। अरे वो सब बाद में देखना हरिया भाई, अभी तुमको जमींदार ने अपनी हवेली में बुलवाया है, चलो। हरिया तुरंत काम छोड़कर जमींदार की हवेली की ओर चला गया। जमींदार अपने पुत्र बलराम के साथ बैठा था। तभी हरिया वहां पहुंचा। आइए आइए आइए, इस गांव के सबसे बड़े किसान हरिया जी, स्वागत है आपका। कर्ज तो लिया, वापस नहीं किया, बताइए क्यों नहीं किया? मुझको क्षमा कर दो जमींदार। अब देखो, आप तो जानते हैं कि पिछली बार मेरी फसल में अचानक से कीड़े लग गए और वो खराब हो गई। इसी वजह से गांव में और भी बहुत सी उधारी मुझ पर चढ़ गई है, लेकिन इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी। मैं तुम्हारी पूरी रकम चुका दूंगा। ये सुनकर जमींदार का पुत्र बलराम हंसने लगा। अरे वो तो तुम तब चुका पाओगे जब खेत तुम्हारा रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ। अगर शाम तक तुम मेरा कर्ज सूद समेत वापस नहीं करते तो फिर अगले दिन तुम्हें अपने खेत पर काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा खेत हमारा हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ना करिए छोटे मालिक सुनिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वही खेत बस तो है मेरे पास, ऐसा ना करिए छोटे मालिक, ना करिए। अरे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर बलराम ने अपने नौकरों से कहा, सुनो रे, उठाकर इसको धक्के मारकर बाहर निकाल दो इस गरीब को, साला भिखारी कहीं का, निकालो इसको। नौकरों ने हरिया को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। हरिया नम आंखों से अपने घर लौट आया। घर पर हरिया को रोता हुआ देख उसकी पत्नी बिंदिया घबरा गई। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? हरिया ने सारी घटना बताई और कहा, जमींदार के बेटे ने शाम तक का वक्त दिया है बिंदिया। अगर शाम तक उसे उसकी रकम सूद समेत ना चुकाई तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा बिंदिया। ये सुनकर बिंदिया पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, अगर हमारा खेत ही जमींदार के कब्जे में चला गया तो फिर हम तो भूखे मर जाएंगे। अब क्या होगा? अरे यही तो सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे लगता है कि आपको गांव के मुखिया से मदद मांगनी चाहिए। मुखिया एक अच्छा व्यक्ति है, वो जरूर आपकी मदद करेगा।
हाँ हाँ, ये तुम सही कह रही हो, मैं उसके पास जाता हूँ। तभी हरिया का 15 वर्षीय पुत्र रतन बोल पड़ा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ, नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम यहीं पर रहो और अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं अभी होकर आता हूँ। इतना कहकर हरिया सीधा मुखिया के घर चला गया। हरिया को देखकर मुखिया चौंक गया। अरे, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है हरिया? इससे पहले तेरा चेहरा कभी इतना बुझा बुझा तो नहीं देखा। मेरी मदद कीजिए मुखिया जी, मदद कीजिए। हाँ हाँ, बता बता, क्या हो गया? अब देख, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, बता। मैंने जमींदार से कर्ज लिया था, लेकिन जब चुकाने का समय आया तो मेरी फसल में कीड़े लग गए। सारा गांव इस बात को जानता है और मुझे बिल्कुल भी आमदनी नहीं हुई है। इसी वजह से गांव में और लोगों की भी मुझ पर उधारी चढ़ गई है। तो मैं जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाया, लेकिन अब जमींदार के बेटे बलराम ने मुझे धमकी दी है कि शाम तक उसे उसकी रकम वापस चाहिए, वरना वो मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा। मुखिया जी। ये सुनकर मुखिया चौंक गया और क्रोधित हो उठा। अरे, ये ससुरे जमींदार से ज्यादा तेज तो उसका बेटा चलता है, एकदम नेता बनकर आगे आगे चलता है। जमींदार ने अपने बेटे बलराम को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। बलराम जमींदार से कहीं ज्यादा चतुर और चालाक है। हाँ, ठीक है, लेकिन तू चिंता मत कर, तू घर जा। मैं जमींदार की हवेली पर जाकर उससे बात करके देखता हूँ। तेरे लिए जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। ठीक, जा तू। मुखिया सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंचा। जमींदार अपने बेटे बलराम के साथ बैठा था। लगता है कि तुम हरिया की हिमाकत करने के लिए यहाँ पर आए हो मुखिया जी। रोता हुआ तुम्हारे पास गया होगा, है ना? तुमने बिल्कुल सही पहचाना बलराम भैया। अब देखो, तुम तो जानते हो कि हरिया शाम तक वो कर्ज नहीं चुका सकता और उसके खेत के अलावा उसके पास और कुछ तो है नहीं। अगर वो खेत गया तो भाई वो जीते जी मर जाएगा और उसका परिवार भूखा मर जाएगा। अब ये सब कुछ तो उसे कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, मैं गांव का मुखिया हूँ, तुम्हारे पिता के उम्र का हूँ बलराम। देखो बेटा, मेरे लिए कम से कम हरिया को कुछ मोहलत तो दे दो, मेरी बात का मान रख लो। अगर वो मोहलत तक कर्ज नहीं चुका पाएगा, फिर तुमसे जो करते बने, जो बन पड़े सो करो, हम नहीं रोकेंगे। जमींदार और बलराम एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद बलराम मुखिया की ओर देखकर बोला, ठीक है मुखिया जी, हम आपके बुढ़ापे का सम्मान करते हैं, इसीलिए आपका मान रख लेते हैं। मैं हरिया को 1 माह की और मोहलत देता हूँ, लेकिन इस 1 माह तक हरिया के बेटे रतन को हमारे खेत में काम करना होगा और ये मेरी दी हुई रकम की 1 माह की ब्याज होगी। ठीक है, अब अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, कल से हरिया का बेटा रतन तुम्हारी हवेली में आ जाएगा। ठीक है। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया सीधा हरिया के घर पहुंचा। देख भाई हरिया, मैं बड़ी मुश्किल से जमींदार को राजी कर पाया हूँ, लेकिन जमींदार का बेटा तो क्या कहूँ, बड़ा ही मक्कार है, 1 नंबर का मक्खी चूस है। उसने बड़ी ही चतुराई से मजबूरी का फायदा उठाया। वो चाहता है कि तुम्हारा बेटा रतन 1 महीने तक उसके खेतों में काम करे और तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर उसकी रकम चुकानी होगी। हाँ? अरे मुखिया जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो जानते हैं कि जमींदार का बेटा बलराम कितनी बेदर्दी से किसानों के बेटों से काम करवाता है। ना तो वो उन्हें कुछ खाने को देता है, ना कुछ पीने को देता है। मुखिया जी, मेरा बेटा तो 1 महीने में मर जाएगा उसके यहाँ। हाँ, क्या कहूं, और कोई चारा नहीं है हरिया। चलो, अब मैं चलता हूं, राम राम। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। हरिया फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां रतन आ गया। पिताजी पिताजी, आप अपने कीमती आंसू मत बहाइए।
मैं जमींदार की हवेली चला जाऊंगा और मेहनत से काम करूंगा। तब तक आप फसल पर ध्यान दीजिए और जितनी जल्दी हो सके जमींदार का कर्ज उसके मुंह पर मार दीजिए। अपने बेटे की हिम्मत देखकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद जब रतन सो गया, अगले दिन हरिया का बेटा रतन मुखिया के साथ हवेली पहुंचा। याद रखना, तुम 1 महीने के लिए मेरे गुलाम हो, गुलाम। और तुमसे जो कहूंगा, जैसे भी कहूंगा, जितना भी काम करवाऊंगा वो तुम्हें करना होगा। चलो जाओ, जाकर खेत में काम करने के लिए लग जाओ। अरे जाओ। रतन चुपचाप वहां से चला गया। बलराम, देखो बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। बच्चा है बेचारा, 15 ही वर्ष का तो है अभी, ठीक है? हाँ, चलो चलो जाओ मुखिया जी, बहुत हो गया। तुम्हारी बात का मान रख लिया मैंने, यही बहुत समझो। नहीं तो आज मैं हरिया के खेत पर कब्जा कर लेता। चलो राम राम, जाओ। मुखिया वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। रतन 15 वर्ष की आयु में ही मेहनत से खेत में काम करने लगा, तो वहीं हरिया पूरी मेहनत और लगन से अपनी फसल उगाने में जुट गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जमींदार अपने बेटे बलराम से बोला, हाँ, बेटा बलराम, हरिया जिस तरह से मेहनत कर रहा है, मुझे लगता है कि वो अच्छी फसल उगाने में कामयाब हो जाएगा और हमारा कर्ज भी चुका देगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, पर वो ऐसा करने में कामयाब हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी पिछली बार की फसल पर कीड़े लगे नहीं थे, बल्कि लगवाए गए थे। अरे मैंने ही तो लगवाए थे। क्या मतलब? दरअसल उसकी फसल पर मेरे ही इशारे पर हमारे आदमियों ने खराब औषधि फेंक दी थी, जिससे कि उसकी फसल पर कीड़े लग गए और वो खराब हो गई। ये सुनकर जमींदार के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बड़ा ही चतुर है रे तू तो। हाँ, ठीक है, तो इस बार भी तू यही करेगा क्या? इस बार तो उससे भी ज्यादा करूंगा। इस बार मैंने सोचा है कि उसके खेत पर भी खराब औषधि फेंककर उसकी फसल खराब करवा दूंगा। हरिया रकम चुका पाएगा नहीं और फिर उसके बैल पर भी कब्जा कर लेंगे। बैल के बिना वो खेती कैसे करेगा? उसे अपना खेत हमारे नाम करना ही पड़ेगा और फिर उसके बाद हरिया बेरोजगार हो जाएगा। फिर उसके पुत्र के स्थान पर उसे और उसकी पत्नी को भी अपने खेतों पर काम पर लगा देंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। वाह मेरे बेटे वाह, तू बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है। तेरे दिमाग का जवाब नहीं, जबरदस्त, शानदार, मजा आ गया। कुछ दिनों में हरिया की फसल पककर तैयार हो गई, मगर हरिया नहीं जानता था कि बलराम के दिमाग में क्या चल रहा है। हरिया अपनी फसल को देखकर बिंदिया से बोला, हाँ देखो बिंदिया, सब तैयार है। अब बस कल इस फसल को काट कर राज्य में बेचेंगे और फिर जमींदार को उसकी रकम चुका देंगे और फिर रतन हमारे पास आ जाएगा, उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ। मगर अगले दिन जब हरिया फसल काटने गया तो देखा कि उसकी फसल पर कीड़े लग चुके थे और वो खराब हो चुकी थी। हरिया अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद हरिया और बिंदिया रोते हुए गांव के मुखिया के पास पहुंचे और सारी घटना उसे बताई। अरे हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हारे फसल में ही कीड़े क्यों लग रहे हैं। अब तो मुझे शक होने लगा है कि तुम्हारे फसल में कीड़े लगे नहीं बल्कि लगवाए जा रहे हैं। हाँ, वो कैसे मुखिया जी? अब तुम ही बताओ। जब कीड़े लगते हैं तो गांव के सारे किसानों की फसल पर लगते हैं ना, लेकिन तुम्हारी ही फसल पर कीड़े लगना इस बात का संकेत है कि जरूर जमींदार का पुत्र बलराम, उसके दिमाग में कोई गंदी योजना चल रही है।। वो नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से उसका कर्ज चुका सको, इसलिए वो कीड़े लगवाने की योजना बना रहा है। हाँ, वो कैसे मुखिया जी? अब तुम ही बताओ। जब कीड़े लगते हैं तो गांव के सारे किसानों की फसल पर लगते हैं ना, लेकिन तुम्हारी ही फसल पर कीड़े लगना इस बात का संकेत है कि जरूर जमींदार का पुत्र बलराम, उसके दिमाग में कोई गंदी योजना चल रही है। वो नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से उसका कर्ज चुका सको,
ताकि वो तुम्हारा खेत हथिया सके और तुम्हें भी तुम्हारे बेटे की तरह गुलामी की भट्टी में झोंक सके। ये सुनकर हरिया फूट फूट कर रोने लगा। क्या? अब क्या होगा मुखिया जी? अब तो बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इस बात का शक जरूर है। फिर भी मैं तुम दोनों से यही कहूंगा कि हिम्मत मत हारो। ये समय बुरा समय है, कट जाएगा। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। भगवान से उम्मीद रखो। कुछ देर बाद हरिया अपनी पत्नी बिंदिया के साथ अपने घर वापस लौट आया। जैसे ही वो घर पहुंचा तभी वहां बलराम आ गया। मैं अपनी रकम वापस लेने आया हूं हरिया, लाओ। बलराम, छोटे मालिक, इस बार की फसल कीड़े लगने की वजह से खराब हो गई। मेरा भारी नुकसान हो गया। तो अब तुम क्या करोगे हरिया? नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो, समझने वाली बात यह है कि अब तुम्हारे पास चुकाने के लिए धन नहीं है। मजबूरी में मुझे तुम्हारा खेत लेना पड़ेगा। ये तुम्हें समझना है अब, बस। तभी वहां मुखिया आ गया। अब बलराम, देखो भाई बेटा, अब मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें हरिया को और समय देना होगा। अगर तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं तो तुम स्वयं देख लो कि हरिया की फसल पर कीड़े लग चुके हैं और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब इसमें हरिया का क्या दोष, बताओ भला। बलराम कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। ऐसा है, हरिया का क्या दोष? ठीक है, जब इसका दोष ही नहीं है तो मुखिया जी, तुम्हारे कहने पर मैं एक बार फिर से इसको मोहलत दे देता हूं, लेकिन इसे फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है? छोटे मालिक, अब क्या चुकाऊं? सब तो मेरा चुक गया है। एक बेटा था, वो भी आपकी हवेली में काम पर लग गया। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। तेरे पास है, तेरे बैल, जिससे तू खेत जोतता है। अब वो बैल मेरे होंगे। हाँ, अरे मालिक, आप बैल ही ले जाएंगे तो फिर मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? ऐसा ना करे मालिक, ऐसा ना करे। अब तू खेती कैसे करेगा वो तेरी समस्या है, मेरी नहीं। अब तो बैल मेरे हो गए, बात खत्म। इतना कहकर बलराम हरिया के बैल ले गया और अपनी हवेली की ओर चला गया। बलराम हवेली में पहुंचा। जमींदार वहीं बैठा था। मेरे बेटे, मुझे एक बात समझ में आ नहीं रही। देखो भाई, हम चाहते तो सीधे हरिया के खेत पर कब्जा कर सकते थे। अब फिर इतना नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? पिताजी, शायद आप जानते नहीं हैं, अगर हम सीधे तौर पर हरिया के खेत पर कब्जा करते तो गांव वाले मन ही मन हमारे खिलाफ हो जाते, और अभी या भविष्य में कभी भी अगर शिकायत राजा के यहाँ पहुंची तो दोषी तो हम ठहराए जाते। इसीलिए मैं मोहलत पर मोहलत देता हूं, ताकि भविष्य में गांव का कोई भी व्यक्ति हमारी शिकायत राजा से करे तो हम आसानी से बच निकलें। ये सुनकर जमींदार मुस्कुराने लगा। मजा ला दिया बेटे तूने तो। तेरी बुद्धि का तो मैं कायल हो गया। तुमने तो हरिया के हाथ ही काट दिए। अब भैया, बिना बैल के वो खेत कैसे जोतेगा? बलराम हंसने लगा। पिताजी, अब कुछ दिन बाद हरिया हाथ जोड़ते हुए स्वयं अपनी मर्जी से अपना खेत मजबूरी में हमारे नाम कर देगा। इतना कहकर बलराम कहीं जाने की तैयारी करने लगा। अरे बेटा, अब कहाँ जा रहे हो वैसे?
काफी दिनों से शिकार पर नहीं गया पिताजी, इसीलिए मैं शिकार करने जंगल जा रहा हूँ। कुछ दिनों में लौटूंगा। जमींदार मुस्कुराने लगा, क्योंकि अक्सर बलराम शिकार के लिए जंगल में कुछ दिन ठहरता था। बलराम शिकार करने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। हरिया अपने खेत में बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। तभी वहां पर उसकी पत्नी बिंदिया आ पहुंची। रोने से क्या होगा? अरे अब तुम ही बताओ बिंदिया, मैं खेत की जुताई कहाँ से करूं? हमारे पास तो बैल ही नहीं है। अरे गरीब की कोई भी मजबूरी नहीं समझता, बल्कि सब उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसा कि जमींदार का बेटा बलराम उठा रहा है। क्या कहूं अब मैं? इतना कहकर हरिया वहां से उठकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरिया रोने लगा। तभी एक भारी आवाज उसके कानों में टकराई। क्यों रो रहे हो तुम? हरिया पीछे मुड़ा तो देखा एक साधु रहस्यमयी अंदाज में उसे देख रहा था। अरे जाइए साधु महाराज, जाइए, मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, मुझको रोने दीजिए, रोने दीजिए। चिंता मत करो, अपना दुख और तकलीफ मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। हरिया रोते हुए सारी घटना साधु को सुनाने लगा। अरे क्या कहूं, पहले बलराम ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, अब मेरे बैल ले गया। अब ऐसे मौके पर क्या फायदा? न मैं खेती कर सकता, न कुछ काम कर सकता। कैसे जोतूं मैं अपने खेत? बस इतनी सी बात। वो सामने तो देखो। हरिया की नजर सामने पड़ी तो एक बैल खड़ा था, जो विचित्र रोशनी से चमक रहा था। इस बैल को ले जाओ। ये कोई मामूली बैल नहीं है, बल्कि चमत्कारी बैल है। और हाँ, इसे बिना बीज के खेत में ले जाकर जुताई करना और फिर चमत्कार देखना। ले जाओ। हाँ, बिना बीज के? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इस बैल से तुम्हें बराबर मेहनत करवानी पड़ेगी। ये भले ही जादुई बैल है, लेकिन ये आलसी भी है, इसीलिए ये नाटक करेगा, आवाज करेगा, बैठ जाएगा। अगर तुम इसको डांटते नहीं, हड़काते नहीं, तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। हाँ, तो साधु महाराज ये जादुई बैल है? हाँ, और जब ये अपना चमत्कार दिखाने लगे, तब तुम धनवान बन जाओगे। लेकिन याद रखना, कभी अपनी गरीबी को मत भूलना और हमेशा गरीबों की मदद करना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। हरिया खुशी से भर गया और बैल को लेकर अपने गांव की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही बिंदिया ने उस विचित्र बैल को देखकर चौंकते हुए पूछा, ये बैल कहाँ से उठा लाए? हरिया ने पूरी घटना बिंदिया को सुनाई। साधु महाराज ने सिर्फ एक बैल दिया, एक बैल से पूरा खेत कैसे जुतेगा? अब देखो, मैं कैसे भी जुगाड़ करके खेत जोत लूंगा बिंदिया। साधु महाराज ने कहा है ये चमत्कारी बैल है। ये बैल कितना चमत्कारी है, ये तो समय ही बताएगा। अगले दिन हरिया अपनी पत्नी बिंदिया के साथ बैल को लेकर खेत में पहुंचा और बिना बीज के खेत जोतने लगा। कुछ देर बाद बैल एक ओर बैठ गया और जोर जोर से आएं बाएं करने लगा। तभी हरिया ने एक मोटा डंडा उठाया और बैल की पिटाई कर दी। नहीं मानेगा, तेरी तो है। अरे आपको क्या हो गया? बैल को इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? अरे क्या कहूं बिंदिया, सही बताऊं तो मारते हुए हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन साधु महाराज ने यही कहा था कि अगर तुम इसे डांटोगे नहीं तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। और मत भूलो बिंदिया,
ये एक जादुई बैल है, कोई साधारण बैल नहीं। अगर साधारण होता, राम 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 राम, मैं कभी नहीं मारता। चल चल। इतना कहकर हरिया फिर से बैल को हाँकने लगा। बैल ने बड़ी मेहनत से बिना बीज के जमीन जोतना शुरू कर दिया। हरिया सुबह से शाम तक बैल से कड़ी मेहनत करवाता रहा। अरे अब तो इसे आराम करने दो। हाँ, तुम सही कह रही हो। हरिया बैल को अपने घर ले आया और बांध दिया। अगली सुबह हरिया और बिंदिया जब खेत पहुँचे तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। सामने फसल पकी हुई खड़ी थी। अरे अरे बिंदिया, अरे बिंदिया, चमत्कार हो गया। सही कह रहे हो, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है। हाँ, चलो अब इस फसल को काट कर राज्य में बेचते हैं और सबसे पहले अपना कर्जा चुकाकर अपने बेटे रतन को जमींदार के चंगल से छुड़ाते हैं। चलो। हरिया अपनी पत्नी बिंदिया के साथ खेत की फसल काटकर उसे राज्य में बेच आया। अगले दिन वो सीधे जमींदार की हवेली पहुंचा। हाँ, ये लीजिए जमींदार, तुम्हारा धन सूद समेत चुका दिया। लाओ भैया, अब हमारा बेटा हमको वापस कर दो साहब, लाओ। जमींदार बुरी तरह चौंक पड़ा। हैं? अरे तूने इतना जल्दी धन का इंतजाम कैसे कर लिया रे? अरे जहां तक मैं जानता हूँ तेरे बैल भी तो मेरे ही कब्जे में है। ये क्या किया तूने? जमींदार साहब, देखो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैंने कैसे क्या किया। आपको आपकी रकम सूद समेत मिल गई, बस अब हमको हमारा बेटा वापस दे दो, लाओ। जमींदार के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने रतन को हरिया और बिंदिया के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद हरिया रोज रात उस जादुई बैल को लेकर खेत में हल जोतता और अगली सुबह खेत पे लहलहाती फसल तैयार मिलती। हरिया वो फसल राज्य में अच्छे दामों पर बेच आता। कुछ ही दिनों में हरिया के दिन बदल गए। उसके टूटे फूटे घर की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी हो चुकी थी और हरिया अब गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। एक दिन हरिया अपनी हवेली में बैठा था, तभी मुखिया वहां पहुंचा। अरे मुखिया जी, आइए आइए, राम 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 राम। आपको अपनी हवेली पर देखकर खुशी हुई। हमको आज भी याद है मुखिया जी, हमारे बुरे समय में अगर कोई साथी था तो वो आप थे। हरिया, हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो गए। अच्छा देखो, मैं तुमसे खास बात करने आया हूं। हाँ हाँ, कहिए ना, कैसी बात? हरिया, अब तुम इस गांव में जमींदार के बाद सबसे धनवान व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें उन गरीब किसानों की मदद करनी चाहिए जो जमींदार के कर्ज के चंगुल में फंसे हुए हैं। करोगे मदद? क्या कहते हो? वैसे आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। ठीक है, मैं आज ही इस बारे में सोच रहा था। इतना कहकर हरिया ने ढेर सारा धन मुखिया को दे दिया। तो मुखिया जी, ये लो आप, इसे आप उन गरीब किसानों में बांट देना, ठीक है? और उन सबको जमींदार के चंगुल से मुक्त करवा देना। अरे वाह 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 वाह! लेकिन हरिया, अगर ये धन तुम अपने हाथों से किसान को दोगे तो तुम्हारा नाम होगा, गांव वाले तुम्हारा और अधिक सम्मान करेंगे। लेकिन मुखिया जी, ना तो मुझे नाम चाहिए ना सम्मान। इस गांव के मुखिया आप ही थे और आप ही रहेंगे। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मेरे बुरे समय में आपने कैसे मेरा साथ दिया था। मुखिया मुस्कुराते हुए सारा धन लेकर चला गया। उस दिन के बाद जमींदार के चुंगल में जो भी किसान फंसे हुए थे वो मुक्त हो गए। उनकी संतानें भी जमींदार के खेतों से रिहा हो गईं। ये सब देखकर जमींदार क्रोधित हो उठा और अपनी हवेली में गुस्से से टहलने लगा। तभी उसके दो साथी रंगा और बिल्ला वहां पहुंचे। अरे मेरे बेटे का कुछ पता चला कि नहीं पता चला रे रंगा बिल्ला? क्या कर रहे हो तुम दोनों? मालिक,
जंगल का कोना कोना छान मारा, न जाने छोटे मालिक कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। ओह, ये बलराम कहाँ चला गया? कहाँ हो मेरे बेटे? बुरा ना मानिए मालिक, तो एक बात कहूं? हाँ हाँ बोल रंगा बोल। मालिक, बलराम भैया एक बात बता रहे थे कि उन्हें केशव नगर राज्य की जमुना कोठे वाली से प्रेम हो गया है। क्षमा चाहूंगा मालिक, लेकिन हो सकता है कि वो वहीं कोठे पर रुके हों। अगर कहें तो जाकर देख आते हैं। अरे अब उसका वक्त नहीं है। बलराम ने काफी समय निकाल दिया आने में। अब उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बदल गया है। क्या कहूँ क्या कहूँ? जमींदार गहरी सांस लेकर बोला। हाँ, अब जब वो लौटेगा तो देखेगा कि सब कुछ बदल चुका है। वो यही कहेगा कि मैं जमींदार होकर भी कुछ न कर पाया। मेरे बेटे ने कितनी मेहनत से गांव वालों को कर्ज में फंसाया, उनकी संतानों को गुलाम बनाया, उनकी जमीन पर कब्जा किया, और वो नामुराद हरिया, उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ये बताओ कि कहां से वो इतना धन लाया कि पूरे गांव को मेरे चंगुल से मुक्त कराता जा रहा है। ये सुनकर बिल्ला जमींदार के नजदीक आकर बोला। जमींदार जी, कुछ समय पहले हरिया एक फूटी किस्मत वाला साधारण किसान था। मैंने देखा है कि वो आज भी एक ही बैल से अपना पूरा खेत जोतता है। वो बैल हमारे गांव का नहीं है, और जब से वो बैल उसके जीवन में आया है तब से उसका समय बदलना शुरू हो गया है। हाँ। ये सुनकर जमींदार चौंक पड़ा। क्या बात कर रहे हो? वो अभी भी एक ही बैल से जोतता है? हाँ और क्या, मैंने तो स्वयं देखा है मालिक, और मैंने तो बिल्ला से भी कहा था, इतना धनवान होने के बाद भी वो अभी तक खेत क्यों जोत रहा है? यही सबसे बड़ा रहस्य है मालिक। जमींदार क्रोधित हो गया। ओ, तो इसका मतलब रहस्य उस बैल में है। सुनो रे, जाकर उस बैल को उठा कर ले आओ। मैं उसकी आंखों के सामने उस बैल को जान से मार दूंगा। फिर देखता हूँ कि वो गरीबों की मदद कैसे करता है। जाओ। कुछ ही देर में रंगा और बिल्ला हरिया की हवेली पहुंच गए। हरिया के जादुई बैल को खोलने लगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आज तुम्हारे बैल का अंतिम समय है। आखिरी बार देख लो जी भर के, जमींदार इसे मार देगा। ले चल रे बिल्ला। हमें पूरा विश्वास है कि ये कोई साधारण बैल नहीं है। ये जरूर कोई चमत्कारी बैल है। जब से ये तुम्हारे जीवन में आया है, तुम्हारा नसीब ही बदल गया है। इतना कहकर वो बैल को लेकर चले गए। हरिया अपनी पत्नी से बोला। ओहो, अब मैं क्या करूं बिंदिया? करना क्या है, जाकर कैसे भी करके अपने बैल को छुड़ाओ। अब तुम साधारण हरिया नहीं रहे, सारा गांव तुम्हारे साथ है। हरिया तुरंत मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बताने लगा। हरिया, एक काम करो, तुम जल्दी से जमींदार की हवेली पहुंचो। मैं देखता हूं कि अब वो क्या करता है। मैं तब तक गांव वालों को इकट्ठा करता हूं और वहां पहुंचता हूं। जल्दी जा 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 जा। हरिया गुस्से में जमींदार की हवेली पहुंचा। वहां रंगा बिल्ला और जमींदार खड़े थे और बैल रो रहा था। ए जमींदार, हमारे बैल को छोड़ दो। अब मैं पुराना वाला हरिया नहीं रहा। अरे जा रे, ये तो नामुमकिन है। तेरा बैल तो आज मरेगा ही मरेगा। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ वही साधु प्रकट हो गया जिसने हरिया को बैल दिया था। जमींदार रंगा बिल्ला आश्चर्यचकित रह गए। मुझे देखकर आश्चर्य में मत पड़ो जमींदार, ये बैल मैंने ही हरिया को भेंट में दिया था। क्या तुम वास्तव में इस बैल को जान से मारोगे? हाँ बिल्कुल मारूंगा, और मैं इस बैल की जान लेकर रहूंगा। सोच लो। सोच लिया। वचन देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो इसकी मौत निश्चित है। तो ठीक है, मैं इस बैल को कुछ देर के लिए बोलने की शक्ति देता हूँ। इसकी बात सुनने के बाद भी
अपने वचन पर कायम रहना। साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक बैल रोते हुए बलराम की आवाज में बोला, पिताजी, ये मैं हूँ, बलराम। इसी साधु ने मुझे बैल में परिवर्तित कर दिया था। मुझे मारिए मत पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ। जमींदार चौंक पड़ा और साधु की ओर देखने लगा। तो इस बैल ने बिल्कुल सही कहा। मैंने कई वर्षों से तुम्हारे बेटे के अत्याचार देखे, और जब ये जंगल में शिकार करने पहुंचा तब मैंने इसे समझाने की कोशिश की, मगर ये तो घमंड में चूर था। तब मैंने इसे बैल में बदल दिया। पिताजी, इस हरिया ने मुझे बहुत मारा। सारा दिन खेत में मुझसे काम कराता है, जुतवाता है खेत। हाँ, क्योंकि जादू की शक्ति तभी जागती थी जब इसे पीड़ा होती थी। मनुष्य के रूप में इसने गांव वालों को कर्ज में फंसाया, जमीनें छीन ली। अब बैल बनकर इसकी सजा भुगती है। जमींदार साधु के चरणों में गिरते हुए बोला, माफ कर दो साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफ कर दो साधु महाराज, माफ कर दो। लेकिन तुम्हारे बेटे ने अब तक कुछ नहीं सीखा। अरे बेटा, साधु महाराज से माफी मांगो, माफी मांगो। बैल रूपी बलराम रोते हुए साधु से क्षमा मांगने लगा। साधु महाराज, मैं क्या कहता हूं कि अब बस बहुत हो गया। कृपया करके इन लोगों को अब माफ कर दीजिए। साधु ने हरिया की बात मान ली। वो मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद बलराम पुनः मनुष्य बन गया। जमींदार और बलराम ने सारे गांव वालों से क्षमा मांगी और गांव छोड़कर चले गए।